47वीं वीडियो है दोस्तों ये लक्ष्मीकांत की। पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मुझे कमेंट्स के थ्रू बताया कि सर पार्लियामेंट सिस्टम कब होगा। शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में। एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे संविधान का। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बोलता है कि भैया हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत से नाम है। वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारे नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। अभी के लिए हमारा जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलता है सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। यानी सेंटर पे हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट है हमारी, और स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। अब कहीं कहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उसको आप बोलोगे विधान परिषद। पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कितने स्टेट्स हमारे देश में ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद भी है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की जाए कि भैया कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आप देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर पे रहेगा, ये लिखा है आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 75 में। स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, ये लिखा है आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 164 में। अगर आप सेंटर पे बात करो दोस्तों, तो सेंटर पे अगर पार्लियामेंट की बात हो रही तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। नो डाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लोकसभा में बैठते हैं ना राज्यसभा में बैठते हैं। हालांकि जब एक नई सरकार चुन के आती जनरल इलेक्शन के बाद, तो पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट प्रेजेंट होते हैं। हर साल के पहले सेशन में, पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट प्रेजेंट होते हैं। बट प्रेसिडेंट रेगुलरली नहीं बैठते लोकसभा राज्यसभा में। फिर आप में से कुछ लोग पूछोगे तो पार्लियामेंट का हिस्सा प्रेसिडेंट क्यों है? पार्लियामेंट का हिस्सा प्रेसिडेंट इसलिए है दोस्तों कि अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पास होता है, मनी बिल पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है, वो बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद ही उस बिल को लॉ माना जाएगा, उससे पहले वो लॉ नहीं बनेगा। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वहां पे काउंसिल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर तीनों मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे, यानी स्टेट की पार्लियामेंट बनाएंगे। हालांकि स्टेट के लेवल पे जो भी लेजिस्लेचर उसको पार्लियामेंट नहीं बोलते, क्योंकि पार्लियामेंट पूरे देश की होती है। ओके, अगर बात की जाए दोस्तों, अगर कुछ और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डेप्थ में घुसे, अब यहाँ पे नेचुरली एक सवाल निकल के आता है कि भैया अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो क्या कोई दूसरे तरीके की भी गवर्नमेंट होती है? बिल्कुल दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहां पे भी डेमोक्रेसी की बात होती है। अब आप बोलोगे डेमोक्रेसी क्या है? मेरे ख्याल से सबको जवाब पता ही होगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि उस देश के लोग ये चुनेंगे कि उनके ऊपर राज कौन करेगा, उनके बिहाफ पे राज कौन करेगा, टू बी स्पेसिफिक। तो भैया डेमोक्रेसी के अंदर दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब आप बोलोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्क क्या है? फर्क बस एक है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं, एक बात याद रखिएगा, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहां पे एग्जीक्यूटिव भी होगा, वहां पे लेजिस्लेचर भी होगा। तो आपको पता है यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट वहां पे भी लोअर हाउस अपर हाउस है, सेनेट है, उनका लोअर हाउस है। इंडिया में भी लोकसभा राज्यसभा है, बट इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। भले ही इंडिया में प्रेसिडेंट है, बट वो एक नॉमिनल अथॉरिटी है। तो आप देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है। इंडिया प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी तीनों है, यूएसए में भी और हमारे यहाँ भी। और दुनिया भर की किसी भी डेमोक्रेसी को देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी तीनों मिलेंगे। लेकिन जब बात आती है कि आपको फर्क करना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो यह फर्क होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के बिहाफ पे। मतलब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है, उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया की बात की जाए, इंडिया में अभी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के नीचे उनकी कैबिनेट है। तो उसमें भाई अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये पूरी कैबिनेट है उनकी। अब ये जो कैबिनेट है दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव है, ये कैबिनेट नियम कानून बना रही है और इंप्लीमेंट कर रही है। वो अलग बात है कि नियम कानून बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या फिर कोई ऑर्डिनरी बिल होता है, उसको पार्लियामेंट में पास कराना है, लोकसभा राज्यसभा में पास कराना है। अब ऑर्डिनरी मेजोरिटी से कराना है, सिंपल से कराना है, स्पेशल से कराना है, वो एक अलग बात है। बट ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव, हमारा जो कैबिनेट है हमारे देश का, वही नियम कानून को इंट्रोड्यूस करता है, वही पास कराता है और वही उनको इंप्लीमेंट भी करना है। ओके, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कौन है हमारे? लेजिस्लेचर है हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा, ओके, हमारा लोअर हाउस, हमारा अपर हाउस। अब देखिए, हमारा जो कैबिनेट है
led by नरेंद्र मोदी that is responsible to our parliament। मतलब वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है इन जनरल और लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है इन स्पेसिफिक। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है कि कल की डेट में लोकसभा में बैठे हुए मेंबर्स की खोपड़ी घूम गई और उन्होंने बोला कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार गिर जाएगी, और अगर सरकार गिर गई तो या तो कोई और पार्टी को बुलाया जाएगा, कांग्रेस को बुलाया जाएगा कि भाई आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई दोबारा जनरल इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे, भाई फिर से इलेक्शन करो, फिर से कैंडिडेट्स को चुनो। तो आप देखिए हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव की एग्जिस्टेंस है, जो हमारी कैबिनेट है उसकी एग्जिस्टेंस है लेड बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये डिपेंड करती है हमारे लेजिस्लेचर पे, स्पेसिफिकली लोकसभा पे। लोकसभा के मेंबर्स चाहे तो सरकार गिरा दे। वहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास ताकत ज्यादा होती है। जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति है तो वो 4 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे। इस 4 साल के दौरान जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उन फेडरल सब्जेक्ट्स पे ताकत है डोनाल्ड ट्रंप के पास नियम कानून बनाने की। ओके, उनका जो कैबिनेट है, उनके जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसको डोनाल्ड ट्रंप खुद चुनेंगे। फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में आती हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप नियम कानून बनाएंगे। उनके ऊपर जो वहां की लेजिस्लेचर है उसका उतना कंट्रोल नहीं होगा जितना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यहाँ की पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। समझ गए? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक आदमी के पास बहुत ताकत आ जाती है और लेजिस्लेचर का उस पर कंट्रोल कम होता है। ये अलग बात है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी प्रेसिडेंटशिप से हटाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रावधान है वो यूएसए में भी है, इंडिया में तो है ही, यूएसए में भी है, बट यूएसए में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान है ना वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को ताकत ज्यादा दी गई है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत है बट वो ताकत इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा के लोग चाहें तो सरकार गिरा दे। तो ये फर्क होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसीलिए आप देखोगे जो सर आइवर जेनिंग्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम भी कहा है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट होती है, जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, भाई ये सरकार चलाते हैं। तो क्या बोला गया, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि दैट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो हमारे यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आंसरेबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। ओके, पार्लियामेंट में कैबिनेट तब तक ताकत में रहेगा जब तक लोकसभा का सपोर्ट है, नहीं रहा तो हट जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्या रीजन है कि इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बुलाता है? देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम निकला कहां से, ब्रिटेन से निकला है, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहां पे है, वेस्टमिंस्टर नाम की एक जगह पे। तो ऑब्वियस बात है अगर पार्लियामेंट सिस्टम ही ब्रिटेन से निकला है और उसकी पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर नाम की जगह पे है तो वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। एग्जांपल्स देखे जाए इसके, अगर आप देखिए वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दुनिया भर में कहां मिलती, तो ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, इंडिया में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां मिलती, जो कि नॉन रिस्पॉन्सिबल है, नॉन पार्लियामेंट्री है। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक आदमी में बहुत सारी ताकत होती है, ब्राजील, यूएसए, रशिया, श्रीलंका, यहां पे मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। वैसे तो दोस्तों जब इनिशियली ये जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे और जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन उनका अनरिटन है, यानी जो उनके अलग अलग स्टैट्यूट्स है, नियम कानून, वो सारे पोथले को मिला दो तो उनका संविधान बन जाता है। कोई अलग से किताब नहीं लिखी गई ब्रिटेन के संविधान के बारे में। अब जब ब्रिटेन में ओरिजिनली ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिद्धांत आया तो ये बोला गया कि कैबिनेट में जितने भी लोग हैं वो बराबर हैं, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटस है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस है प्राइमस इंटर पार्स। ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, अगर नोट्स बना, प्राइमस इंटर पार्स। यहाँ पे अगर राइटिंग नहीं दिख रही तो आप लक्ष्मीकांत को रेफर करें, लक्ष्मीकांत की किताब आई होप अपने सामने रख रखी होगी आपने खरीद के। प्राइमस इंटर पार्स का मतलब क्या होता है कि कैबिनेट में जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं, बस उसमें नंबर 1 पे कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर। ये बात बोलेगी। धीरे धीरे देखेंगे भाई कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है, जो प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी औकात है, टू बी प्रिसाइज, टू बी क्रूड, वो सबसे ज्यादा हो गई। उसका पावर बहुत बढ़ गई, इन्फ्लुएंस पोजीशन बहुत बढ़ गई है। इसलिए अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाने लगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पहला फीचर क्या है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये देखिए हमारे देश में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट दोस्तों वो हैं आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ओके, प्रेसिडेंट है आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इनको डी ज्योर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है।
इनको टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। तो टिट्यूलर, डी ज्योर, नॉमिनल, ये कौन है? प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्चुअली में ताकत है नहीं। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे देश में ताकत है। ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, मतलब एक्चुअली फैक्ट में एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है। आप देखिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और एज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट का काम यह है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर अप्रूवल दें। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके कहने पे काम होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करेगा और फाइनली वो किसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। तो जो कुछ भी होता है वो प्रेसिडेंट की अनुमति के साथ होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, आर्टिकल 74 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 74 ये बोलता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ओके, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देगा कि आप इस तरीके से अपना काम करिए। तो काम जो हो रहा है ना, वो हो तो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे रहा है, लेकिन बैक एंड में ताकत किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्रेसिडेंट जिस चीज पे भी साइन कर रहा है ना, उस डॉक्यूमेंट को किसने बनाया है? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है। और प्रेसिडेंट ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। विच वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, उस वीटो पावर को भी डिस्कस करेंगे समय आने पे। ज्यादातर केसेस में प्राइम मिनिस्टर जो बनाता है, ज्यादातर 99.99% केसेस में प्राइम मिनिस्टर जो भरता है और उसकी कैबिनेट जो करती है उसके ऊपर बस अप्रूवल देते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे लिमिटेड इंस्टेंसेस रहे, 5-6 जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा पास करी हुई चीज को रोका है या फिर डेफर किया है अपनी वीटो ताकत के तहत, उसको भी देखेंगे। अच्छा, एक बात बोली गई है, जो एडवाइस कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। और ये कब कहा गया? मिनिस्टर के द्वारा दी गई एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। ये बात बोली गई पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट में और बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट में। तो आपको यहां समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा ताकत है नहीं, जो मेन ताकत है प्राइम मिनिस्टर के पास। फिर आता है मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल क्या बोलता है कि भाई वो पार्टी राज करेगी भाई जिसने लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीती। और कैसे राज करेगी? उस पार्टी का जो लीडर होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ओके, या फिर वो पार्टी जिस पर्सन को नॉमिनेट करेगी, हाँ भाई इस पर्सन को आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो आप देखिए 2009 में और 2004 में और 2009 में जो कांग्रेस जीतेगी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जीतेगी, तो लीडर कौन था? सोनिया गांधी थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बना? मनमोहन सिंह जी। ओके, तो ये होता है सीन। तो भाई जो पार्टी जीतेगी वो पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्राइम मिनिस्टर बना देगी, और बाकी जो मिनिस्टर्स होंगे कैबिनेट पे वो कौन अपॉइंट करेगा? उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। देखा जाए दोस्तों तो प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट केवल उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिसकी पार्टी जीती है। उसके बाद प्रेसिडेंट बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, लेकिन किसके कहने पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करेगा। मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रेसिडेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोल सकता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा खड़े होकर बोल सकता है कि भाई सारी पार्टीज मिलके एक कोalition बना के अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए और सरकार बनाइए। तो आप देखेंगे कि 2009 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली, तो कांग्रेस ने क्या किया? कोalition गवर्नमेंट बनाई, अपने साथ के अलाइज ढूंढे, उनके साथ मिलके अपने आप को 50% मार्क के आगे पहुंचाया और फिर सरकार बनाई। तो इसको बुलाया था मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल में अगर एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोalition करके अपनी सरकार बना सकती है। अगली चीज आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 के अंदर बोला गया, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो मिनिस्टर होंगे कैबिनेट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो भी, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसको? पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। ओके, क्योंकि सरकार एक्चुअली में किसने बनाई है? लोकसभा ने, लेकिन राज्यसभा भी स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से भरी हुई, तो राज्यसभा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी बिल को पास कराना हो तो राज्यसभा का पास होना जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज में जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी तो राज्यसभा में बिल शुरू होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। यानी अगर सरकार गिरी तो सारे के सारे मिनिस्टर्स अपनी पोस्ट पर से हट जाएंगे। अगर लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को गिरा भी सकती है। पर नॉर्मल कर ऐसा होता नहीं, ऐसा होता कोalition गवर्नमेंट में। नॉर्मल कर अगर एक पार्टी मेजोरिटी में तो वो सरकार नहीं गिनती है 5 सालों तक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी ये बोलता जा रहा है दोस्तों कि मान लीजिए कोई सरकार जीतती है,
तो सरकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डोमिनेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी की जो प्रेजेंट सरकार है उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि दैट इज राइट विंग। अब राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले मैं कई बार बात कर चुका हूँ। तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर इस तरीके की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे एडिटोरियल्स देखा करिए कि राइट विंग क्या, लेफ्ट विंग क्या। तो अभी के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि जो करंट रूलिंग अलायंस है, हमारी बीजेपी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो राइट विंग पार्टी है, राइट विंग को बिलोंग करती है। तो राइट विंग आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है। मान लीजिए कल की डेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आ जाती है तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आ जाएगी। और अगर कोalition पार्टी आती है तो कोalition पार्टी में फिर सारे लोग आपस में खिचड़ी पकाएंगे, हाँ भाई ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, और उसके हिसाब से काम होगा। फिर आते हैं डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? डबल मेंबरशिप का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लेजिस्लेचर का मेंबर है वही एग्जीक्यूटिव का मेंबर है। तो बात की जाए हमारे अगर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात की जाए तो राजनाथ सिंह जी लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं। उन्होंने चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़के जीते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। तो भाई कैबिनेट मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो डबल मेंबरशिप है राजनाथ सिंह जी की, लेजिस्लेचर के भी मेंबर है वो और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है। तो मतलब क्या निकल के आता है? मतलब ये निकल के आता है कि अगर एग्जीक्यूटिव का मेंबर होना है तो लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है। तो कल की डेट में अगर नरेंद्र मोदी जी को आप में से किसी पे भी प्यार आ गया, मान लो मेरे पे प्यार आ गया, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि यार मैं तुमको डिफेंस मिनिस्टर बना रहा हूँ, होम मिनिस्टर तो बनाएंगे नहीं क्योंकि भैया अमित शाह जी उनके फेवरेट है, कि मैं तुमको डिफेंस मिनिस्टर बना रहा हूँ, तो वो बना सकते हैं। लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में अपनी सीट लेनी पड़ेगी। अब लोकसभा में तो मैं ले नहीं सकता, तो कहां लूंगा? राज्यसभा के अगर कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनमें से कहीं पे हमको घुसड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस तरीके से काम करती है पॉलिटिक्स कि मान लीजिए कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको मिनिस्टर की पोस्ट देनी तो मिनिस्टर की पोस्ट दे दी, और बाद में राज्यसभा किसी चुनाव के थ्रू उसको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो या तो लोकसभा या राज्यसभा के थ्रू आपको मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का, नहीं तो 6 महीने बाद आपकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। तो बिना लेजिस्लेचर का मेंबर बने आप मिनिस्टर मैक्सिमम 6 महीने ले सकते हो। फिर पार्लियामेंट मेंबरशिप की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में लीडरशिप किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर लीडर है कैबिनेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ओके, वो पार्लियामेंट का भी लीडर है, और पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है, सॉरी लोकसभा में कहना चाहिए, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका वो लीडर है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा उसकी चलेगी, उसका बहुत क्रूशियल रोल होता है। अभी की डेट में भी देख लीजिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत पावरफुल है। पावरफुल होने की वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है लोकसभा में। जब एक लीडर की पार्टी की मेजॉरिटी नहीं हो लोकसभा में और वो कोalition के दम पे टिका हो तो वो कमजोर हो जाता है। ओके, तो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है। आगे बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा की। देखिए, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। ओके, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को यह राय दे सकता है कि भैया भले ही मेरा 1 साल का टर्म बचा है, आप उस टर्म को खत्म होने से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दो और इलेक्शन कंडक्ट करो। ओके, तो मतलब एक लेजिस्लेचर के पास ये ताकत भी है कि वो अपने आप को उस पोस्ट से हटा सकता है, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व करके फिर से इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है। और फाइनली आती है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई डिबेट चलती है, जब भी पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पे बात हो रही है, मान लीजिए वो मुद्दा सेंसिटिव है, पार्लियामेंट्री कमेटी में किसी मैटर पे बात हो रही है, मान लीजिए वो जो मुद्दा है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जिस इशू पे बात हो रही है वो सेंसिटिव है, तो उस इशू में जो कुछ भी बातचीत हुई है मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग की बातचीत का ब्यौरा कहीं और नहीं जाएगा। पार्लियामेंट भी अपनी सीक्रेट सेटिंग्स करता है और सीक्रेट सेटिंग्स में उसकी गैलरी में किसी को बैठने नहीं दिया जाता, मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता, मीडिया कवरेज होती नहीं है। तो अगर किसी सेंसिटिव मुद्दे पे बातचीत हो रही है तो मिनिस्टर्स सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर को भी अपना सकते हैं। और खास बात दोस्तों, मिनिस्टर सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर अपने डेली फंक्शनिंग में अपनाते हैं। यानी कि अभी देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है वो जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं सबको पता है, उसको भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो छुपा सकती है। लेकिन मिनिस्टर्स जो कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि वो मिनिस्टर्स जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर है वो पूरा देश चला रहे हैं, पूरा इंडिया चला रहे हैं। तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जब तक सबसे सही समय नहीं आता तब तक वो उस डिसीजन को सीक्रेट रख सकते हैं। तो जब वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं एज अ मिनिस्टर, वो ओथ ऑफ सीक्रेसी साइन करते हैं, और उस ओथ ऑफ सीक्रेसी के थ्रू ये कहते हैं वो कि जब भी मैं कोई काम करूंगा, मैं अपने काम की इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज नहीं करूंगा जब तक उसको डाइवर्ज करना जरूरी नहीं हो जाता। और ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा इन मिनिस्टर्स को। ये ओथ ऑफ सीक्रेसी काफी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मैं काम करते समय अपने काम की डिटेल्स अननेसेसरली कहीं पे भी बांटता नहीं फिरूंगा, जब उसे पब्लिक डोमेन में लाना होगा तभी लेके आऊंगा। अगली वीडियो बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की।
क्या मेरिट से पार्लियामेंट्री सिस्टम की, क्या डीमेरिट से पार्लियामेंट्री सिस्टम की, क्या डीमेरिट से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। और भी जो पार्लियामेंट्री जो डीलिंग से उससे रिलेटेड चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।